हेलो दोस्तों। आज हम लोग एबीएम की यूनिट 4 थियरीज ऑफ इंटरेस्ट पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इंटरेस्ट होता क्या है। इंटरेस्ट इज अ पेमेंट मेड बाय ए बोरोवर फॉर द यूज ऑफ सम ऑफ मनी फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम। जैसे आप अगर किसी बोरोवर अगर किसी से भी कोई पैसा लेता है तो उसके बदले इन रिटर्न में वो उसे कुछ पैसे जो जो पैसा उसने लिया उसके अलावा भी कुछ अमाउंट उसको देता है। वो जो अमाउंट देता है वो इंटरेस्ट कहलाता है। जैसे सपोज दैट एक लेंडर ने एक बोरोवर को 100 रुपया दिया और उसके बदले में उसने बोरोवर ने जो है वो लेंडर को कितना पैसा लौटाया, 111 रुपये। तो ये क्या हो गया, 100 + 11 रुपीज़। तो जो 100 रुपीज़ है वो तो उसका लौट गया और 11 रुपया जो उसने लौटाया वो क्या है, इंटरेस्ट है। ये समझिए जो इंटरेस्ट होता है वो किन चीज़ों को मिला के बनता है। सबसे नंबर एक तो जैसे अगर किसी लेंडर ने किसी बोरोवर को पैसा दिया है तो सिंपली जो वो मनी दिया है उसके ऊपर वो कुछ पैसे कुछ इंटरेस्ट चार्ज करेगा। तो वो हो गया। तो जैसे आप मैंने यहाँ 11 रुपये को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। 7% मान लीजिए जो उसने पैसा दिया उस पर उसने इंटरेस्ट प्योर इंटरेस्ट माने चार्ज किया तो वो 7% हो गया। नंबर दो, कोई भी लेंडर जब पैसा देगा या लोन क्रिएट करेगा तो उसमें कई तरीके के रिस्क इन्वॉल्व होते हैं। तो हमने एक एग्जांपल के लिए ले लिया है कि 2% का मान लीजिए उसमें रिस्क इन्वॉल्व हुआ। तो जो लोन को प्रोसेस करने में जो भी रिस्क इन्वॉल्व होते हैं वो 2% हो गया। और नंबर 3, मान लीजिए लेंडर ने किसी को पैसा दिया तो अब उसको अगर मान लीजिए पैसे की ज़रूरत होगी तो कई तरीके की ट्रबल उसको वो मैनेज करेगा अपने लेवल पे। तो पेमेंट फॉर द ट्रबल इन्वॉल्व, तो 2% हमने माना तो 7 + 2 + 2 मानी 11% का ये रेट ऑफ में इंटरेस्ट हो गया। अब आप ये समझिए कि जैसे बैंकिंग में ही देखिए, आप बैंकिंग में जब देखेंगे तो बैंकिंग में क्या होता है, जो सिक्योर्ड लोन होते हैं उन पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है सिक्योर्ड लोन में वो कम होता है रिलेटिव टू अनसिक्योर्ड लोन पे। क्योंकि अनसिक्योर्ड लोन में हमारे पास कोई सिक्योरिटी नहीं है तो उसमें रिस्क ज़्यादा इन्वॉल्व है। और सिक्योर्ड लोन जो है वहाँ मान लीजिए अगर अनसिक्योर्ड लोन में हमको रिस्क इन्वॉल्व 2% है तो सिक्योर्ड लोन में चूंकि हमारे पास कोलेट्रल होती है तो हमारा रिस्क इन्वॉल्वमेंट कम होता है। तो 1% का मान लीजिए रिस्क हुआ तो रेट ऑफ इंटरेस्ट वेरी करता है सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड लोन पे। इसी तरीके से गवर्नमेंट भी जो लॉन्ग टर्म लोन होती है उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा रखती है क्योंकि ज़्यादा लंबे समय तक आपका पैसा अगर कहीं फंसा हुआ है सपोज दैट तो आपको रिस्क ज़्यादा इन्वॉल्व है। और शॉर्ट टर्म जो लोन होते हैं उन पर रेट ऑफ इंटरेस्ट रिलेटिवली कम होता है। अब जो हमारा इंटरेस्ट होता है इस पर कई लोगों ने अलग अलग थ्योरी दी है। तो सबसे पहली थ्योरी है क्लासिकल थ्योरी ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट। इट इज़ ऑल्सो नोन एज डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी। It is propounded by economists Marshall and Fisher. According to this theory, rate of interest is determined by equilibrium in demand and supply. तो सबसे पहली चीज़ ये है कि ये जो है जो क्लासिकल थ्योरी होती है डिमांड और सप्लाई के ऊपर बेस्ड है और इसको मार्शल और फिशर ने प्रोपाउंड किया है। और इनके हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो प्राइस है जिस पे डिमांड सप्लाई को मैच कर जाए, वही जो प्राइस होता है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट कहलाता है। जो क्लासिकल थियरी ऑफ इंटरेस्ट होती है इसमें हम रेट ऑफ इंटरेस्ट का डिटर्मिनेशन कैसे करते हैं, दो पर्पज से करते हैं, एक सेविंग से एक इन्वेस्टमेंट के पर्पज से। तो समझिए डिमांड फॉर सेविंग। डिमांड फॉर सेविंग का मतलब अगर आप ऐसे समझिए इन्वेस्टर के पर्पज से समझिए कि वो अपने बिजनेस में कब किसी भी कैपिटल को कब इन्वेस्ट करेगा। तो मान लीजिए अगर अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए कोई भी इन्वेस्टर अपने बिजनेस में कोई कैपिटल इन्वेस्ट तब करेगा जब वो हायर रिटर्न रेट ऑफ रिटर्न दे। अगर मान लीजिए कि वो 12% किसी से मनी बोरो करता है और वो 12% पे उससे मनी बोरो कर रहा है और उसको प्रॉफिट 10% का हो रहा है तो वो क्यों मनी बोरो करेगा। इसको डिमिनिशिंग रिटर्न, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न भी एक थ्योरी होता है कि जिसमें आप मान लीजिए प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए कितना भी कैपिटल इन्फ्यूज करते रहें और आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज ही नहीं हो रही है, वो माने डिक्रीज ही होती चली जा रही है, तो इसे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग इफेक्ट भी कहते हैं। तो कोई भी जो इन्वेस्टर होता है वो अपने इन्वेस्टमेंट कब करेगा, जब उसको प्रॉफिट, मार्जिनल प्रॉफिट जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट से ज़्यादा हो। तो आप ऐसे ही समझिए। और दूसरा जो होता है सप्लाई ऑफ सेविंग। सप्लाई ऑफ सेविंग कब होगी, जब आपकी मान लीजिए मार्जिनल इनकम आपकी ज़्यादा हो तो कंजम्पशन से ज़्यादा हो। आप माने जितना यूज़ करते हैं उससे ज़्यादा अगर आपको पास पैसा मिलेगा तो आप ऑब्वियस उस पैसे को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करना चाहेंगे कि हाँ उस पैसे को हम कहीं यूज़ कर लें।
ये कई चीज़ों पे डिपेंड करता है, जैसे विलिंगनेस टू सेव, इनकम लेवल, इन कई चीज़ों पे। तो अगर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगा तो आप सेविंग ज़्यादा से ज़्यादा पैसा करना चाहेंगे। तो जो अगला पॉइंट है वो क्या है, इक्विलिब्रियम इन डिमांड एंड सप्लाई ऑफ सेविंग। तो इक्विलिब्रियम कब आता है, तो सपोज दैट जैसे किसी पर्टिकुलर लेवल ऑफ इनकम में आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई है, तो जब रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा मिलेगा तो आप ऑब्वियस है अपने पैसे को सेव करना चाहेंगे, क्योंकि कहीं भी आप अपने पैसे को सेविंग में डालेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा मिलेगा तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सेविंग करेंगे, तो आपकी जो डिमांड ऑफ सेविंग है वो इंक्रीज़ करेगी। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज़ किया है तो डिमांड ऑफ सेविंग इंक्रीज़ करेगी, और जब डिमांड ऑफ सेविंग इंक्रीज़ करेगी तो जो आप सप्लाई ऑफ डिमांड समझिए इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से, वो डाउन होगी। क्यों? क्योंकि आपको मान लीजिए कोई कैपिटल की यूज़ करना और रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है, तो आप के लिए बेनिफिशियल नहीं है ना कि आप ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करें, अगर आपकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी उतना नहीं है तो आपकी जो सप्लाई ऑफ डिमांड है वो ऑब्वियसली घटेगी। और जब सप्लाई ऑफ डिमांड आपकी घटने लगेगी तो फिर क्या होगा, इससे क्या होगा, जब सप्लाई ऑफ डिमांड नीचे आना स्टार्ट होगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आपका धीरे धीरे गिरना शुरू करेगा, और जब रेट ऑफ इंटरेस्ट गिरेगा तो आपका क्या हो, सप्लाई ऑफ सेविंग भी डाउन होने लगेगी, और फिर सप्लाई ऑफ डिमांड आपकी फिर से बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। और जब सप्लाई ऑफ डिमांड आपकी दोबारा बढ़ने लगेगी तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जब डिमांड और सप्लाई दोनों एक पॉइंट पे मिल जाएंगे, और उसी पॉइंट को इक्विलिब्रियम स्टेट है। आप ग्राफ से समझिए कि जब रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है तो आपकी डिमांड जो है वो कम है और सप्लाई ज़्यादा है। जैसे यहाँ पे आपने देखा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है तो सप्लाई आपकी ज़्यादा है और डिमांड आपकी कम है। और अगला क्या होता है कि जब रेट ऑफ इंटरेस्ट डाउन होगा तो क्या होता है, सप्लाई ऑफ सेविंग वो घटेगी और आपका जो डिमांड है वो बढ़ेगी। तो यहाँ पे देखिए, जैसे मान लीजिए रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ नीचे आएगा तो देखिए धीरे धीरे डिमांड यहाँ से बढ़ना शुरू हो रही, और जो आपकी सप्लाई ऑफ सेविंग है वो धीरे धीरे घटना शुरू हो रही। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जब नीचे एक ऐसे पॉइंट पे आएगा जहाँ पे आपकी डिमांड देखिए घट के यहाँ आई और सप्लाई भी उसी, दोनों डिमांड और सप्लाई एक पॉइंट पे मैच कर जाती है, तो वही इक्विलिब्रियम स्टेट होती है। अभी हमने पीछे क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट पढ़ा, और अब हम पढ़ते हैं कीन्स लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी। तो जो कीन्स थे इन्होंने बताया कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये प्योरली क्या है, एक मॉनेटरी फिनोमेना है, और दूसरा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो डिटरमाइन कैसे होता है, डिमांड ऑफ मनी एंड सप्लाई ऑफ मनी पे डिपेंड करता है। तो जो डिमांड फॉर मनी होती है वो डिपेंड करती है कि कैसे भी कोई पर्टिकुलर इंडिविजुअल अपने बैलेंस पोर्टफोलियो को बैलेंस करता है। तो ये तीन तरीके की होती है, एक होती है ट्रांजैक्शनल मोटिव, एक होती है प्रिकॉशनरी मोटिव, और एक होती है स्पेकुलेटिव मोटिव। तो ट्रांजैक्शनल मोटिव में होता है जैसे आप दैनिक लेन देन में जो भी पैसा लेते हैं देते हैं, कुछ खरीदते हैं, सामान परचेज करते हैं, उसके बदले में जो भी पैसा देते हैं, तो वो ट्रांजैक्शनल मोटिव हुआ। प्रिकॉशनरी मोटिव क्या होता है कि जैसे मान लीजिए अटेंडम, आपको कुछ पैसे की ज़रूरत पड़ गई अटेंडम, तो उसके लिए क्या करेंगे, आप कुछ पैसों को लिक्विड फॉर्म में रखते हैं, कैश के रूप में रखेंगे, यहाँ पे भी कैश के रूप में रखेंगे, यहाँ भी कैश के रूप में रखेंगे। इसीलिए जो कीन्स की थ्योरी होती है इसको लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी भी कहते हैं। लिक्विडिटी से मतलब ये होता है कि कैश। तो प्रिकॉशनरी मोटिव में क्या होता है कि आप जैसे पैसे को कुछ प्रिकॉशन के तौर पे अपने पास रखते हैं, तो वो प्रिकॉशनरी मोटिव हुआ। और नंबर 3 होता है स्पेकुलेटिव मोटिव। स्पेकुलेटिव मोटिव का मतलब मान लीजिए कि आज हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर आपको मिल रहा है तो आप अपने पैसे को सेव करेंगे। जैसे आप मनी डिमांड कर्व को देखिए, तो इसमें क्या है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जब ज़्यादा होगा तो मनी डिमांड जो होगी वो आपकी कम होगी, और जैसे जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट घटेगा आपकी मनी की डिमांड जो है वो बढ़ती जाएगी। आपने पीछे भी पढ़ा था कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है तो मनी की डिमांड ज़्यादा होती है, वाइस वर्सा होता है। तो ये ग्राफ से आपको दिख रहा है। और अब देखिए इक्विलिब्रियम का यहाँ पे दिखाया गया। तो अभी आपने पढ़ा कि डिमांड फॉर मनी और जो सप्लाई ऑफ मनी होती है वो क्या होता है, किसी भी कंट्री की जो मॉनेटरी अथॉरिटी होती है वो डिसाइड करती है कि इकोनॉमी में कितनी मनी को इन्फ्यूज़ करना है। तो ये डिपेंड करता है मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ कंट्री के द्वारा। तो अब देखिए जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ दिखाया गया है, ये मान लीजिए मनी सप्लाई है और ये मनी डिमांडेड है। तो अब समझिए अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे है तो क्या हो रहा है, जो आपकी डिमांड है मनी सप्लाई, जो मान लीजिए ये 2 करोड़ है, ठीक, मनी सप्लाई को हम कांस्टेंट मान के चल रहे हैं कि ये मान लीजिए कांस्टेंट है मनी सप्लाई इकोनॉमी में, इतना मान लिया कि मॉनेटरी अथॉरिटी ने 2 करोड़ रुपया इन्फ्यूज़ करने का सोचा है। तो अब रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है तो क्या हो रहा है कि डिमांड जो है वो सप्लाई से क्या है, कम है यहाँ पे। और फिर ऐसे ही आप देखेंगे इस पॉइंट पे क्या है, पर्टिकुलर ये पॉइंट अगर आप देखें R0 से इसको रिप्रेजेंट करें तो R0 पे क्या हो रहा है कि जो आपकी मनी डिमांड है वो जो आपकी इकोनॉमी में मनी सप्लाई है उसके बराबर है, तो इक्विलिब्रियम है।
और अगर इससे कम होती है तो क्या होता है, फिर वही होता है कि मनी सप्लाई आपकी कम है और डिमांड, मनी डिमांड बढ़ती है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर जैसे कम होगा तो आपका क्या होगा, मनी डिमांड एक्सीड करेगी और मनी सप्लाई गिरेगी। अब आप एक एग्जांपल से समझिए कि अगर मनी सप्लाई को इंक्रीज कर दिया है, इसी में समझ लीजिए एक बुक में आप देखेंगे अलग से एक टॉपिक बनाया गया है। अगर आपको मैं इसी में समझा दे रहा हूँ, इफेक्ट्स ऑफ, इधर ही लिख के, इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन मनी सप्लाई, इंक्रीज इन मनी सप्लाई। तो आप इस ग्राफ से समझिए कि अब देखिए कि आपकी मनी सप्लाई पहले मान लीजिए ये 2 करोड़ थी, अब अगर आप मान लीजिए सपोज दैट आपने मनी सप्लाई को इंक्रीज करके 3 करोड़ कर दी, मॉनेटरी अथॉरिटी ने डिसाइड किया कि 3 करोड़ रुपया इंक्रीज करना। तो अब देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हुआ आपका, पहले जैसे आर नॉट था, मान लीजिए अब ये यहाँ पे इक्विलिब्रियम है, तो ये कितना है, आर वन है। तो ऑब्वियस आप जैसे ग्राफ से देख पा रहे हैं कि आर वन कम हुआ है। तो क्या होता है, जब इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़ती है या ज़्यादा होती है तो हमारा क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट घटता है। तो बुक में इसके लिए एक अलग से ग्राफ करके बना के और दिखाया गया, लेकिन मैं आपको इसी में मैंने समझा दिया कि मनी सप्लाई बढ़ने से क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा घटता है। इफेक्ट क्या पड़ता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट घटता है। अगला हमारा टॉपिक है हिग्स हैंसन सिंथेसिस। तो जो हमारे इकोनॉमिस्ट हैं सर जॉन रिचर्ड हिग्स एंड एल्विन हैंसन, इन्होंने क्या किया, जो क्लासिकल थ्योरी थी उससे आईएस कर्व डिराइव किया, कीन्स की जो लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी थी उससे एलएम कर्व डिराइव किया, और दोनों को कंबाइन करके फिर इन्होंने थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट को डिटरमाइन किया है कि क्या उस पर इफेक्ट होता है, यूजिंग क्लासिकल थ्योरी टू डिटरमाइन आईएस कर्व। तो इन्होंने कैसे मैंने इसको डिराइव किया, ये देखिए। इन्होंने माना कि नॉमिनल लेवल ऑफ इनकम इंक्रीज हुई, तो नॉमिनल लेवल ऑफ इनकम जब इंक्रीज होगी तो क्या होगा, ऑब्वियस है, मान लीजिए ये एक आपका एक कर्व बनता है y1, अगर आपकी मान लीजिए लेवल ऑफ इनकम है तो सेविंग आप S1 से दिखाइए। तो जब बढ़ेगी तो ऑब्वियस है, जब नॉमिनल इनकम आपकी बढ़ेगी तो आप सेविंग ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे, क्योंकि आपके पास पैसा ज़्यादा होगा तो आप सेविंग ज़्यादा करेंगे। y2 S2 हो गया, ऐसे y3 S3 हो गया, एंड y4 S4 हो गया। और आप ये समझिए कि जब आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होगा तो आपका इन्वेस्टमेंट कम होगा, और आपका जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा तो आपका ये इन्वेस्टमेंट कर्व है, मान लीजिए इन्वेस्टमेंट आई से दिखाया गया इन्वेस्टमेंट कर्व है। तो ऑब्वियस है, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा तो आपका इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा, क्योंकि आपको जब अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं मिलेगा तो आप क्या करेंगे, आप पैसे को अपने सेव तो करना नहीं चाहेंगे। मान लीजिए आपको 8% अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है तो आप अपने पैसे को ज़्यादा सेव करना चाहेंगे, तो आपकी सेविंग तो इंक्रीज होगी, लेकिन इन्वेस्टमेंट जब आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाएगा, 3% इंटरेस्ट मिलेगा, तो आप अपने पैसे को सेव करके करेंगे क्या, आपको कम पे, तो आप कोशिश करेंगे कि आप उसको कहीं इन्वेस्ट कर दें। तो यहाँ पे डिफरेंट इंटरवल पे रेट ऑफ इंटरेस्ट दिखाया गया है। ये R1 हो गया, ये मान लीजिए R2 हो गया, R3 एंड R4। तो आप देखिए क्या हो रहा है कि जैसे जैसे आप ये देख रहे हैं, जो सेविंग और इनकम का कर्व है वो इन्वेस्टमेंट से इंटरसेक्ट कर रहा है, तो डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आप देख रहे हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो रहा है कि घट ही रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट घट रहा है। तो अब एक और कर्व इन्होंने आईएस कर्व जो ड्राइव किया है, इन्होंने यहाँ पे इनकम और रेट ऑफ इंटरेस्ट का बना दिया है। तो इनकम और रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो आप देखिए इस कर्व में जैसे y1 इनकम थी तो ये कर्व था, y2 थी, तो जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है तो इंटरसेक्शन जो है सेविंग और इन्वेस्टमेंट का जो इंटरसेक्शन हो रहा है, तो उस पर जो डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो देखिए धीरे धीरे घट रहे हैं। तो इससे हमको ये समझ में आ रहा है कि जब हमारी इनकम इंक्रीज हो रही है तो हमारा क्या हो रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट घट रहा है। तो यहाँ पे वही हम इसको दिखाते हैं, जैसे मान लीजिए ये R1 है, ये R2 है, ये मान लीजिए R3 है, तो ये R4 मान लीजिए, और ये हमारा हो गया इन्वेस्टमेंट और सेविंग कर्व मान लीजिए, पकड़ लीजिए, और ये हमारा इनकम मान लीजिए y1 y2 y3 एंड y4 है। तो देखिए आपका जैसे जैसे इनकम आपकी जब बढ़ रही है तो आपका क्या हो रहा है, इनकम बढ़ रही है तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट घट रहा है यहाँ पे। तो इसको इन्होंने यहाँ पे डिराइव किया है, तो इससे आप समझ सकते हैं आईएस कर्व। अगला टॉपिक है यूजिंग कीन थ्योरी टू डिराइव एलएम कर्व। कैसे डिराइव किया ये देखिए, जैसे मान लीजिए सपोज दैट ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है
और आप मान लीजिए मनी सप्लाई को आपने सप्लाई ऑफ मनी एस और एम से नाम दे दिया, ये सप्लाई ऑफ मनी, इसको मान लीजिए फिक्स मान लिया। तो आपका जैसे समझिए y1, तो आपका, और ये लिक्विडिटी है, तो आपका जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी तो आपकी जो लिक्विड मनी होगी वो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने पास रखना चाहेंगे। आपका इनकम बढ़ेगा तो आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसे को खर्च करना चाहेंगे, तो उसको अपने कैश के फॉर्म में अपने पास रखेंगे इन्वेस्ट करने के लिए। तो आप देखिए कि आपका जो कर्व है वो अपवर्ड शिफ्ट हो रहा है। ये हो गया मान लीजिए y2 इनकम हो गई, तो ये L1 हो गया, ये L2 हो गया, ऐसे ये y3 हो गया, ये L3 हो गया। तो आप देख रहे हैं कि जो आपका रेट ऑफ तो आप क्या देखते हैं कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका है वो जब नॉमिनल इनकम इंक्रीज हो रही है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विडिटी के फॉर्म में रखना चाहते हैं, लिक्विड मनी को ज़्यादा से ज़्यादा रखना चाहते हैं, लिक्विड मोटिव को बढ़ा इंक्रीज होता है आपका, तो क्या हो रहा है, ये अपवर्ड शिफ्ट हो रहा है। तो आपका क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो इक्विलिब्रियम सप्लाई और उसके लिए लिक्विडिटी के लिए चाहिए, वो देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट वो बढ़ रहा है। तो अब यहाँ से एक अलग ग्राफ हमने बनाया है एलएम कर्व के ड्राइव करने के लिए, ये भी है, ये भी यहाँ पे मान लीजिए अब इनकम के साथ बनाया गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट और इनकम के साथ। तो आप देखिए आपका एक शार्प इंक्रीज होता है आपका एल एम, अगर मान लीजिए कर्व, तो आप देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, कम है जब आपका R1 मान लीजिए, ये हो गया R2 हो गया, ये हो गया R3 हो गया। तो आपका जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है तो क्या है आपका, जब इनकम कम है, मान लीजिए इसको आप y1 से दिखाइए, y2 से दिखाइए एंड y3 से दिखाइए। तो क्या है कि जब आपकी y1 इनकम है, कम इनकम है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है। जब आपकी इनकम बढ़ रही है तो क्या हो रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ रहा है। अब अगला जो टॉपिक है वो क्या है, इन्होंने कंबाइन किया आई एस एल एम कर्व को। तो आई एस एल एम कर्व को आप ये भी कह सकते हैं कि आई इट रिलेट्स टू टू वेरिएबल्स, नंबर वन इनकम, इनकम एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो अब ये देखिए आपने जैसे पीछे पढ़ा, जब इन्होंने आई एस कर्व ड्राइव किया क्लासिकल थ्योरी से, तो ये हो गया मान लीजिए आई एस कर्व, और ये ऊपर ही आपने अभी पढ़ा है कि एल एम कर्व ड्राइव किया कीन्स थ्योरी से, तो ये एल एम कर्व हो गया। और उसके बाद ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इन दोनों का कर्व्स का, इसे इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं।